अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो कर पूछ सकते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संतोष। वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। आज हम अपने चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है नेम ऑफ द लैंड। अब हम अपने देश का नाम या तो इंडिया बोलते हैं या भारत बोलते हैं। तो ये नाम आया कहाँ से? जैसे कोई इंसान या जैसे हम ही पैदा होते हैं तो हमारा एक नाम रखा जाता है, वैसे ही आपने कभी सोचा कि हमारे देश का नाम इंडिया किसने रखा होगा? तो यही हम पता लगाते हैं इस पैराग्राफ से या इस टॉपिक से। जो ये पैराग्राफ है इसकी समरी मैंने प्रोवाइड कर रखी है, जिसमें हम पॉइंट वाइज समझेंगे इस टॉपिक को। पहला पॉइंट जो है, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो इंडिया वर्ड है ये कहाँ से आया है? इंडस से। इंडस क्या एक नदी का नाम है, जिसको संस्कृत में क्या बोलते थे? सिंधु नदी बोलते थे। अब मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि इंडस रिवर है कहाँ पर। ये मैप है इंडिया का, हमारे प्यारे भारत का मैप है। तो ये देखिए, ये यहाँ से इंडस रिवर निकलती है तिब्बत से और ये इंडिया में एंटर करती है, और ये देखिए ये फिर पाकिस्तान में एंटर करती है और बाद में ये यहाँ से ये जो सी है यहाँ पे ड्रेन हो जाती है। तो ये इंडस रिवर है। आपको अगर लोकेट करने को आता है तो आप इसको लोकेट कर सकते हैं। यहाँ से आप मेंशन करना है इसको तिब्बत से, फिर आप यहाँ से एंट्री करवाना इंडिया में, फिर इसको ये पाकिस्तान में एंट्री होती है और ये फिर यहाँ पे आ जाती है। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं, देखिए इसमें 1 2 3 4 रिवर इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, इसमें मिल रही हैं। तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज ये हैं। अब ये जो पहला पॉइंट है, तो इसमें ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट सीधे नाम चेंज हो गया हो, जैसे आज इनका नाम इंडस था कल को इंडिया हो गया, ऐसा नहीं। ये एक लंबी प्रोसेस है, टाइम लगता है इसमें। और वही चीज़ जो टाइम लगता है या जो चीज़ रखी गई या जिनके द्वारा रखी गई, उसको हम सेकंड पॉइंट में देखेंगे, जो कि सेकंड पॉइंट ये है। Iranians and Greeks who came through the northwest were familiar with Indus, called it the Hindus और Indus। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ईरानियंस क्या कौन थे और ग्रीक्स क्या थे। जैसे आप इंडिया में रहते हैं तो आपको क्या बोला जाता है? इंडियंस बोला जाता है। वैसे ही जो ईरान में रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? ईरानियंस। और जो ग्रीस में रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? ग्रीक्स। तो ये क्या आए थे? इंडिया आए थे। और ये आए कहाँ से थे? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से। ये जो ये लोकेशन है इनकी ईरान और ग्रीस की, ये कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट। अभी मैं मैप में दिखाऊंगा आपको ये पॉइंट कंप्लीट होने के बाद कि ये कहाँ पे एक्चुअल लोकेट करते हैं। तो ये इंडिया आए थे। अब ये इंडिया आए किस वजह से थे? या तो ये ट्रेड करने आए थे, या कुछ जो लोग थे वो आक्रमण करने आए थे। ठीक है, तो ये जब आए इंडिया तो इनको इंडस रिवर, जो मैंने अभी दिखाई है आपको इंडस रिवर, इसको पार करके आना होता था। अब देखिए उसमें 4 ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं, तो वो नदी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो वो बड़ी नदी को बार बार पार करना होता था जब आते थे और या जाते थे। तो वो इस नदी से फेमिलियर थे। तो वो इस जो नदी है, जो सिंधु है, इसको क्या बोलते थे? हिंदोस बोलते थे या इंदोस बोलते थे। तो धीरे धीरे इंदोस से क्या हुआ? इंडस बना। इंदोस से क्या बना? इंडस बना। और फिर इंडस से फिर बाद में क्या बना? इंडिया बना। अब इन लोगों ने एक चीज़ और अपने वहाँ बताई हुई थी या उस टाइम पे यूज़ करते थे। जो इंडस रिवर है इसके ईस्ट साइड पे जो भी लैंड है उसको क्या बोलते थे ये लोग? इंडिया बोलते थे। अब हम डायरेक्शन देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है, ईरान कहाँ पे है, ग्रीस कहाँ पे है। और अब देखिए, सबसे पहले तो ये नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट जो भी है, इनको समझने से पहले हमें डायरेक्शन समझनी ज़रूरी है। कि ये देखिए मैंने एक पॉइंट बना रखा है, ऊपर को जो डायरेक्शन होगी, मैं यहाँ पे ये जो चक्र जैसा बना हुआ है इसको आप यहाँ पे इंडिया के यहाँ पे सेंटर पे रख दीजिए। ठीक है, तो आप ये देखिए कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ को दिखा रहा है? ऊपर को दिखा रहा है। साउथ इसके अपोजिट होगी, और ईस्ट डायरेक्शन होगी इस साइड को, और वेस्ट डायरेक्शन होगी इस साइड को। तो अब देखिए कि नॉर्थ साइड और वेस्ट के बीच में जो लाइन होगी वो होगा नॉर्थ वेस्ट, जो कि उस पॉइंट में मेंशन था। अब इसके अकॉर्डिंग नॉर्थ वेस्ट कहाँ को आ रहा है?
ये साइड आ रही है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो अब देखिए ग्रीस कहाँ पर है, ग्रीस ये है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। ईरान यहाँ पे, ईरान एशिया में लाई करता है और ग्रीस यूरोप में लाई करता है। तो ये लोग इस रूट से आए इधर को, और अभी मैंने आपको वो भी बताया था कि इंडस रिवर थी, तो इंडस रिवर ये है, तो इनको इस नदी को पार करना होता था। और जो इस नदी के ईस्ट साइड जो कि ये है, ये देखिए मैं वो कर रहा हूँ हाईलाइट, ईस्ट साइड जो है पोजीशन, इसको क्या बोलते थे वो लोग, इंडिया बोलते थे। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मैंशनड इन द ऋग्वेद। अब देखिए इसमें दो मेन चीज़ें, एक भारत और एक ऋग्वेद। तो हम ये पॉइंट को शुरू से समझते हैं। जो भारत थे ये एक टाइप के लोग थे, ठीक है, या एक कम्युनिटी कहते हैं जिनको क्या बोला जाता था, भारत बोला जाता था। और ये चीज़ का मेंशन किस में, ऋग्वेदा। ऋग्वेदा एक संस्कृत में लिखी हुई बुक है, उसमें इनके बारे में लिखा गया है। अब ये आपने महाभारत देखा होगा या आपने महाभारत सुना होगा। तो महाभारत में जो कौरव और पांडव थे, इनके पूर्वज जो थे, एंसेस्टर जो थे, वो थे इस कम्युनिटी के लोग। जो भारत जो कम्युनिटी है या ग्रुप है, इनके लोगों में उनके एंसेस्टर आते थे। तो ये चीज़ किस में लिखी गई है, ऋग्वेदा में लिखी गई। तो इन पॉइंट्स से आपको समझ आ गया होगा कि हमारे देश का नाम इंडिया कहाँ से आया और भारत कहाँ से आया। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। इसमें हम ये देखेंगे कि हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जानें, ठीक है, कैसे पता चला हमें कि ये चीज़ें हमारे पास्ट से रिलेट कर रही हैं या ये इतनी साल पुरानी हैं। जो हमने लेक्चर फर्स्ट में भी देखा था, वही चीज़ को हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। रसीदा का जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहीं पे मिल जाता है। इस पूरे पैराग्राफ की मैंने समरी प्रोवाइड कर रखी है। चलिए तो अब पॉइंट्स टू पॉइंट समझते हैं कि इस पैराग्राफ में कहा क्या गया है। ये पूरा टॉपिक जो है ये तीन मेजर पॉइंट पे डिवाइडेड है, जिसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, तब मैंने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यू मीनिंग हैंड एंड स्क्रिप्ट मीनिंग फॉन्ट। देखिए मैन्यू जो ये है, स्क्रिप्ट है, ये दो वर्ड से बना हुआ है। मैन्यू जिसका मतलब होता है हैंड और स्क्रिप्ट जिसका मतलब होता है फॉन्ट। और एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि ये जो मेन्यू वर्ड है ये कहाँ से आया है। तो ये वर्ड लैटिन भाषा से आया है। लैटिन अर्ली रोम, रोम जो एक देश है वहाँ की भाषा थी, पुरानी भाषा, ठीक है। तो ये वहाँ से आया हुआ है। और मेन्यू का मतलब होता है हाथ से, स्क्रिप्ट मतलब होता है फॉन्ट। फॉन्ट मतलब लिपि, जिससे लिखने की, जैसे आ लिखते हैं हम या ABCD लिखते हैं, ये क्या है, फॉन्ट है। अल्फ़ाबेट्स हो गए जितने, ये सब क्या है, फॉन्ट है। तो हैंड से लिखे गए फॉन्ट को क्या बोला जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोला जाता है। और एक चीज़ और है कि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती है ये पाम लीव्स में लिखी जाती थी या बार्क ऑफ ए बिर्च ट्री। बार्क क्या होता है, बार्क मतलब होता है खाल, बिर्च ट्री की खाल में लिखी जाती थी। पेड़ बिर्च ट्री होता कहाँ पे है, ये पेड़ माउंटेन्स रीजन में पाया जाता है। इसकी खाल को लेके आते थे और उसको अरेंज करते थे एक लाइन में, उसके बाद उसमें लिखते थे। या पाम जो पेड़ होता है उसकी जो पत्ते होते हैं बहुत चौड़े होते हैं, तो उसमें भी लिखते थे। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, इंस्क्रिप्शंस। दीज आर रिटन ऑन ए रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। ये लिखे जाते थे, स्टोन्स में लिखे जाते थे और मेटल्स में लिखे जाते थे। लेकिन एक चीज़ और ये देखिए कि इनको, जैसे ऊपर मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको तो एक स्याही पकड़ी और लिख दिया, ऐसा नहीं। इंस्क्रिप्शन में ऐसा नहीं होता है। इंस्क्रिप्शन में ये लोगों को खुदाई की जाती थी, खोद के उनको अक्षरों को भरा जाता था, वर्ड्स जो फॉन्ट थे उनको बनाया जाता था। मैनी ऑफ द इंस्क्रिप्शन एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन संस्कृत, तमिल एंड प्राकृत। अब जो इंस्क्रिप्शन थे, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन थे, वो किस में लिखे गए थे, संस्कृत में लिखे गए थे या किस में लिखे गए थे, तमिल में लिखे गए थे। और कुछ इंस्क्रिप्शन प्राकृत में भी लिखे गए थे। संस्कृत तो एक लैंग्वेज है, तमिल भी लैंग्वेज है। प्राकृत क्या है, प्राकृत भी एक लैंग्वेज है जो
आम तौर पे वहाँ के लोग, जो लोकल लोग होते हैं, वो अपनी आम भाषा में जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं प्राकृत। आपको इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट में डिफरेंस जो होता है वो बताता हूँ। इसमें पहला डिफरेंस है, अ मैन्युस्क्रिप्ट इज़ अ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो हाथ से लिखी गई है। इंस्क्रिप्शन इज़ अ टेक्स्ट कार्व्ड ऑन द हार्ड सरफेस। ये क्या हुआ है, ये लिखे तो हाथ से गए लेकिन ये कार्व्ड गए, ये खोदे गए हुए हैं। किसमें? हार्ड सरफेस में। हार्ड सरफेस जो मेटल भी हो सकता है या स्टोन भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट मैन्युस्क्रिप्ट का, इट हैड अ शॉर्ट लाइफ टाइम इफ़ दे वर नॉट वेल प्रिजर्व्ड। इनकी जो लाइफ टाइम होती है वो क्या होती है, कम होती है अगर इनको प्रिजर्व, अच्छे से संभाल के नहीं रखा गया। इंस्क्रिप्शन में ऐसा नहीं होता है, ये बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं और इनको कोई स्पेशल प्रिजर्वेशन नहीं चाहिए। थर्ड पॉइंट मैन्युस्क्रिप्ट का, दे आर रिलेटिवली ईजियर टू क्रिएट। ये क्या होते हैं, ईजी टू क्रिएट होते हैं क्योंकि एक पत्ता लाना है उनको, उसमें लिख देना है। लेकिन इंस्क्रिप्शंस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होते हैं, इनको बनाने में टाइम लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो एक एग्जांपल मैन्युस्क्रिप्ट का होता है वेदास, जैसे ऋग्वेदा आपने देखा था, ये उसी की मैंने एक फ़ोटो लगा रखी है। देखिए आप, ये पेज है, एक खाल है पेड़ की, उस पे ये लिखा गया है। और जो इंस्क्रिप्शन है इसमें भी फ़ोटो लगा रखी है आयरन पिलर की, जिसमें देखिए आप कि आयरन पिलर में लिखा गया है कुछ टेक्स्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आर्कोलॉजिस्ट, दोज हु स्टडी इंस्क्रिप्शन एंड मैन्युस्क्रिप्ट। आर्कोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ते हैं या उनको समझते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आर्कोलॉजिस्ट। और आर्कोलॉजिस्ट का सिर्फ यही काम नहीं होता है कि वो खाली इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ें। इनका एक और चीज़ भी होती है कि ये लोग जो उस टाइम बोन्स होती हैं, ठीक है, चाहे वो बर्ड्स की हों या फिश की हों या कोई भी एनिमल्स की हों, इनकी बोन इनको कलेक्ट करते हैं। कॉइन्स होते हैं, इनको कलेक्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि ये कितने पुराने हैं। तो यही पॉइंट है जिनसे पता चलता है रसीदा के क्वेश्चन का आंसर, जिसमें रसीदा ने पूछा था कि व्हाट हैड हैपन सो मैनी ईयर अगो। तो कैसे हमें पता चला, तो इन्हीं चीज़ों से हमें वो पता चली है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है व्हाट डू डेट्स मीन। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज़ है क्या, इनके बीच में डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जाता है या इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो हम इसको अच्छे से बताएंगे आपको। एडी, इट स्टैंड फॉर एनो डोमिनी विच मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। हम अभी जो पढ़ते हैं ये हम वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अडॉप्ट किया है हम लोगों ने, तो हम यहाँ पे लॉर्ड जो बोल रहे हैं वो जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है। तो जो एडी होता है इसका मतलब जीसस के बर्थ के बाद, ठीक है, जीसस का जब बर्थ हो गया था उसके बाद की जो जितनी भी ईयर्स होंगे वो किस में आएंगे, एडी में आएंगे। और बीसी, इट स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, मीनिंग इट इज़ बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले जो भी ईयर होंगे वो किस में आते हैं, कंसिडर किए जाते हैं बीसी में। अब हम एनसीईआरटी बुक का ये जो पैराग्राफ है इसको देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये इसमें लिखा क्या है या इसमें बोला क्या जा रहा है। साथ ही मैं आपको एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो मैंने उसको समझाने के लिए बीसी और एडी को एक नंबर लाइन पैटर्न जैसा बना रखा है, जिसमें मैंने एडी को सेंटर में रखा हुआ है, 1 एडी को यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है बर्थ ऑफ जीसस। और इससे जो पहले हैं वो जितने भी होंगे, जैसे कि डेफिनेशन में भी लिखा था, उनको बीसी बोला जाता है, और जो इसके बाद हैं उनको क्या बोला जाता है, एडी। अब मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ आपको कि जैसे जीसस का बर्थ जब हुआ, ठीक है, वहाँ से एज आगे शुरू हुई, वहाँ से एडी, उसके मतलब बर्थ के बाद जितनी भी एजें हुई वो सब एडी हुई, और बर्थ नहीं हुआ था उससे पहले सब पीसी। और ये एक जीसस का बर्थ एक बेस ईयर है, ठीक है, यहाँ से ही देखा जाता है। और ये रखा किसने, जीसस ने खुद तो नहीं कहा कि मुझे मेरे बर्थ के बाद एडी बोलना या मेरे बर्थ से पहले बीसी बोलना। ये हिस्टोरियन ने रखा कि एक आइडेंटिफिकेशन बन जाए या एक लैंडमार्क टाइप बन जाए कि यहाँ से आगे को हम ये कंसीडर करेंगे और यहाँ से पीछे को हम ये कंसीडर करेंगे।
और जो BC की एज होती है ये हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में घटती रहती है मतलब 300 के बाद 200, 200 के बाद 100, फिर 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, ऐसे करके घटती रहेगी। और फिर 180 आएगा, फिर 1 से ये फिर बढ़ती रहेगी यहाँ से, फिर यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, फिर 100, 200, और अभी क्या चल रहा है 2021 यहाँ तक पहुँच गई। कुछ और टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं इसमें, जैसे एडी को मैंने डेफिनेशन बताया था, एनो डोमिनेंस बोलते हैं, और उसी को अब क्या बोलते हैं, कॉमन एरा। और बीसी को क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और इसी को अब क्या बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा। अब मैं आपको इसको थोड़े एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप देखिए, एक राम है जो कि बॉर्न हुआ 200 बीसी में, तो अभी से उसकी एज कितनी है, अभी हम किस में चल रहे हैं, 2021 पे चल रहे हैं, तो अभी से उसकी एज कितनी है। तो हम क्या करेंगे, 2021 को 200 में ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, 2021 को 200 में ऐड कर देंगे, तो अभी से उसकी एज होगी 2221, ये उसकी एज होगी अभी से। अगर अभी मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ अभी से, तो मतलब मैं अभी कहाँ पे खड़ा हूँ, 2021 पे खड़ा हूँ। यहाँ से अगर देख रहा हूँ तो मुझे पहले यहाँ से 2021 यहाँ तक जाना पड़ेगा, और यहाँ पे से फिर मुझे 200 ईयर यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि बीसी और एडी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, या एडी की जो डेट है वहाँ से हम बीसी तक कैसे पहुँचते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है कि ये बीसी में एज दे रखी है और आपको आज से निकालनी है कि कितने ईयर पहले हुआ था ये चीज़, तो आप उसको ईज़िली देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अब आपसे हम मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर के, जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन हैं, साथ ही उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, और जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है वो भी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।